दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल ओनली यूपीएससी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर 5 पर। और चैप्टर 5 है हमारा पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज के बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर पंचायती राज के बारे में बताया था, लेकिन मैंने बेसिक ही बताया अकॉर्डिंग टू चैप्टर। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बिल्कुल बेस पर, यानी जो बेसिक कंसेप्ट है पंचायती राज के उनको। देखिए पंचायती राज के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण लोग भाग लेते हैं शासन करने में। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण तत्व है किसका, लोकतांत्रिक सरकार का। ठीक है, अब आप समझ गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं शासन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पंचायती राज व्यवस्था को लाया क्यों गया, क्वेश्चन बन रहा है। आप समझ गए कि है क्या पंचायती राज व्यवस्था। अब क्वेश्चन बन रहा है कि इसको लाया क्यों गया। देखिए इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या थे, यानी इसकी लोगों की सोच क्या रही कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने से क्या फायदा हो सकता है। देखिए इसके उद्देश्य थे ग्राम को सक्षम बनाना या मजबूत बनाना। पंचायती राज व्यवस्था को लाने से पहले लोगों के उद्देश्य थे या लोगों के विचार थे कि यदि हम पंचायती राज व्यवस्था को लाते हैं तो इससे जितने भी ग्राम हैं इंडिया के अंदर, ग्रामीण जो प्रक्रिया है उससे पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामों का विकास होगा, वो सक्षम बनेंगे, वो मजबूत बनेंगे। ठीक है, इसलिए ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आए। ठीक है, दूसरा जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि सरकार के कार्यभार में कमी की जाए। यानी जब सरकार का जो कार्यभार है, मैंने बहुत डिटेल से बताया था आपको। ठीक है, उस कार्यभार को कम करने के लिए लाया गया पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, जो मेन इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, ग्राम को सक्षम बनाना। ठीक है, मजबूत बनाना। तो दोस्तों यदि आप इसे संविधान से रिलेट करेंगे तो अमेंडमेंट 73 के बारे में आपने सुना है। ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 में आया था, 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी बेसिक कंसेप्ट रहते हैं वो बता चुका हूँ चैप्टर 3 के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये 73वां संविधान संशोधन आया, इससे परिवर्तन क्या क्या हुआ संविधान में। एक तो भाग 9 को जोड़ा गया, किसको, भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, किसको, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को भी जोड़ा गया। ठीक है, 29 विषय इस 11वीं अनुसूची के रखे गए कब, अमेंडमेंट 73 के अंतर्गत। ठीक है, और जो 200 आर्टिकल 243 था, आर्टिकल 243 इसके क्या किए गए, इसके उपबंध बना दिए गए। यानी ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, इस तरीके से आर्टिकल 243 के उपबंध बना दिए गए। और इन उपबंधों में पंचायती राज व्यवस्था को एक्सप्लेन किया गया था। अब आप समझ चुके हैं इसका जो संविधान से जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मुझको मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को हम समझे कैसे। तो पंचायती राज व्यवस्था काम कैसे करती है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए काम करने की हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ठीक है, एक हो गया पहला ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति और तीसरा हो गया जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्या है कि इसको आप बांट दीजिए 2 पार्ट्स में। अब जो ग्राम पंचायत है इसको बांटिए किसमें, 2 पार्ट में। जो पहला पार्ट है वो है ग्राम सभा और जो दूसरा पार्ट है वो है वार्ड। ठीक है, वार्ड मतलब गांव के छोटे छोटे क्षेत्र। ठीक है, गांवों में मोहल्ले होते हैं ना, मोहल्ले आप लोगों ने सुना होगा, तो उन मोहल्लों में क्या है, वार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक मोहल्ला यानी एक वार्ड। तो इस तरीके से ये जनसंख्या के आधार पर वहां पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गांव में किसी भी गांव में कितने वार्ड होंगे ये डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या पर। अब ये जो ग्राम सभा है इसको समझ लेते हैं। ग्राम सभा क्या है, ये काम करती है। ठीक है, जैसे कि जो पंचायती राज अब जैसे जो ग्राम पंचायत है इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो होता है सरपंच। ठीक है, यानी प्रधान भी इसको कहीं कहीं पे कहते हैं। तो अब जो सरपंच होता है और जो ग्राम सभा है, ठीक है, इसमें कौन लोग होते हैं, ठीक है, इसके सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं उस गांव के वो सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष है वो सभी
रहते हैं ग्राम सभा के सदस्य उस गांव के। यानी मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी गांव की हम बात कर लेते हैं, खुशहाल गांव आप ले लो, इसका इतिहास बहुत बढ़िया रहा है, आप सभी जानते होंगे। अब जो ये गांव रहा, इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस गांव में रहने वाले लोग जो भी मतदाता सूची में जिनका नाम आ रहा है वो सभी क्या है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे आप। अब जो ग्राम पंचायत है, इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो सरपंच होता है। ठीक है, और जो ये ग्राम सभा है, ये इसमें इसका सदस्य कौन होता है, वो समझ गए आप कि उस क्षेत्र के लोग जहां की जिस गांव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतदाता सूची में उनका नाम आना होना चाहिए। मैं कहने का मतलब है कि 18 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। अब जो ये वार्ड है ये क्या है, देखिए एक होता है सरपंच और एक होता है पंच। ठीक है, अब जो ये पंच होता है ये होता है वार्ड का मुखिया। ठीक है, ये किसका होता है, वार्ड का मुखिया। यानी जो एक तरीके से यहाँ पे एक खुशहाल गांव है, ये इसके हमने यहाँ पे 3 क्षेत्र ले लिए हैं। ठीक है, तो अब जो इस क्षेत्र का जो मुखिया, जो वार्ड है, इस वार्ड का मुखिया है कौन, कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, ये उसको कहा जाता है वार्ड। ठीक है, और इसका जो मुखिया होता है वार्ड का, उसको नाम दिया जाता है पंच। और कहीं कहीं पे हमारे यहाँ पे अगर हरियाणा में बात करें तो मेंबर भी उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो ये वार्ड है, वार्ड के मुखिया और ग्राम सभा के मुखिया, ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, सरपंच यानी ग्राम पंचायत के मुखिया। ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया कौन हो गया, सरपंच। ये सभी मिलकर सभा करते हैं ना, उसी सभा को नाम दे दिया जाता है ग्राम सभा। ठीक है, अब एक सचिव होता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड। आप देखोगे तो अब देखिए, सरपंच के बारे में आपने जान लिया, पंच के बारे में आपने जान लिया, जो वार्ड का मुखिया होता है। एक होता है सचिव। अब ये सचिव कौन होता है, देखिए जो ये जो ग्राम सभा को बुलाने का काम करता है ना, वो उसको क्या कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। और जो ग्राम सभा में जो बातचीतें हुई हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, वो सचिव रखता है। कौन रखता है, सचिव। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पे उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, किसी भी गांव की, यदि हम खुशहाल गांव की बात कर रहे हैं, तो खुशहाल गांव के वो सदस्य जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सभी काम करते हैं एक साथ बैठकर, यानी सभा कर और अपने गांव के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए हैं ग्राम पंचायत यानी कैसे काम करती है। ठीक है, कौन सदस्य होता है, कौन नहीं होता है। अब जो दूसरा है वो है पंचायत समिति। वो कौन है, पंचायत समिति, या आप इसको बोल दीजिए विकास खंड। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है जनपद पंचायत। ये एक ही नाम है तीनों को, आप जो बोलना है बोल सकते हो। पंचायत समिति भी यूज कर सकते हो, विकास खंड भी यूज कर सकते हो, और जनपद पंचायत भी आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, जो ये ग्राम पंचायत होती है, ये ग्राम पंचायत मिलती है, मान लीजिए अलग अलग गांव है, खुशहाल गांव हो गया। ठीक है, और 4-5 गांव और ले लीजिए। तो अब जो ये गांव है, कम से कम नहीं, वहां पे कोई संख्या निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ ग्राम सभाएं मिलकर एक पंचायत समिति बनाती है। क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। विकास खंड आप बोल सकते हो, जनपद पंचायत बनाती है। ठीक है, तो अब इसका काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है, इसका जो अधिकारी होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, वो कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब यहाँ पे देखिए, इनका जो प्रोसेस है वो किसमें, ये किसमें डिवाइड कर देते हैं अपने काम का एरिया को, वो कर देते हैं ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत उस काम को बांट देते हैं किसमें, अपने वार्ड में। इस तरीके से धीरे धीरे ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है, सरपंच, वो उसको करवा देता है लागू। ठीक है, मतलब उसको गांव में स्टार्ट करा देता है। तो मतलब ये जुड़ी हुई है इससे, जो इसका जो प्रोसेस है काम करने का, वो ग्राम पंचायत से ऊपरी स्टेज पर है। ठीक है, ये जो काम कराएगा इसके थ्रू कराएगा। ठीक है, तो जो मेन जो भूमिका है, मेन जो योगदान है, वो ग्राम के लोगों का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गया। अब जो तीसरा है हमारा, वो है जिला परिषद यानी जिला पंचायत भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसका जो स्तर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, यानी जिला तक है। अब ये एक जिले को अपने अंडर कवर करता है, यानी जिस भी हम किसी भी जिले की बात कर लें तो उस जिले के अंडर ये काम करता है, उस जिले का प्रोसेस इसके पास सारा होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो मुख्य होता है वो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो अब जो ये काम करने का जो इसका तरीका है, वो काम कैसा करता है, ये डिवाइड करता है अपने काम को किस में, पंचायत समिति में। ठीक है, और धीरे धीरे पंचायत समिति इसमें कर रही है। वो एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे इस तरीके से मैंने आपको एक वो चित्र आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा सीधा नहीं है, इस तरीके से। तो सबसे जो ऊपरी पायदान पर है वो कौन है, जिला स्तर हो जाएगा।
उसके बाद कौन सा है पंचायत समिति हो जाएगा, उसके बाद कौन सा है ग्राम पंचायत हो जाएगा। जिस तरीके से उसका है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, उसी तरीके से आप इसको बांट दीजिएगा। यही काम करने का प्रोसेस इनका है। अब आप समझ गए हैं कि ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था में किस तरीके से काम किया जाता है, मुखिया कौन होता है, सदस्य कौन होते हैं, सभी को बढ़िया तरीके से आप। अब यहाँ पे जो देखिए कुछ काम मैं आपको बता देता हूँ ग्राम पंचायत की, आखिरकार ग्राम पंचायत किस तरह के काम करती है। देखिए ग्राम पंचायत काम करती है सार्वजनिक स्थलों से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो गांव के विकास के लिए कोई भी काम किया जा रहा है तो वो जिम्मेवारी किसकी है, ग्राम पंचायत के मुखिया की। किसकी? मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है, और पंच भी होते हैं यानी। अब यहाँ पे देखिए जो सार्वजनिक स्थल है जैसे कि गांव की सड़क हो गई, गांव की सड़क के निर्माण करना सरपंच का काम है यानी मुखिया का काम है। वो उसके विकास के लिए सभा कर सकता है, बुला सकता है, बैठा सकता है, ठीक है। नाली से रिलेटेड हो गया, स्कूल से रिलेटेड हो गया, भवनों से रिलेटेड हो गया, पानी से रिलेटेड हो गया, विकास से रिलेटेड हो गया, योजनाओं से रिलेटेड हो गया। इन सभी से रिलेटेड काम करता है ग्राम में कौन, वहां की ग्राम सभा बोल लीजिए, ठीक है, या मुखिया बोल लीजिए। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और उसको विकास को या फिर उस काम को लागू कराने की पूरी कोशिश करते हैं, स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो काम हो जाता है और वो काम हो सकता है किसी से भी रिलेटेड। मान लीजिए गांव की सड़क से रिलेटेड हो जाए, गांव की नाली से रिलेटेड हो जाए, गांव के स्कूल से रिलेटेड हो जाए, गांव के भवनों से रिलेटेड हो जाए जो कि सार्वजनिक भवन है, ठीक है, पानी से रिलेटेड हो जाए, देखिए विकास से रिलेटेड हो जाए, योजनाओं से रिलेटेड हो जाए, किसी से रिलेटेड भी वो हो सकता है। आशा करता हूं कि आप अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताया उसको समझ गए होंगे। अब जो चौथा जो लास्ट है इस चैप्टर का, वो इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट ये है कि जो ग्राम पंचायत की जो आमदनी होती है, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत का जो प्रोसेस है इनकम का, वो इनकम कहां से आती है उसको, ठीक है, इनकम के स्रोत की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो पहला है वो है घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से जो राशि मिलती है, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से जो राशि मिलती है, उस राशि से क्या किया जाता है, ग्राम के विकास के लिए काम किया जाता है, ठीक है, ग्राम की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब देखिए आमदनी के स्रोत की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पहला है घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से, यानी जो कर घरों पर लगे होते हैं, ठीक है, बाजारों पर लगे होते हैं, वो जो कर एकत्रित होकर जा रहा है कहाँ पे, राजस्व में जा रहा है, ठीक है। तो राजस्व वही कर वाला पैसा, ठीक है, वो देता है किसको, वो पंचायत के मुखिया को देता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे इस तरीके से वो डिवाइड कर देता है जिला स्तर पर, फिर उसके बाद पंचायत समिति पर आएगा, फिर उसके बाद वो किस पाएगा, वो ग्राम पंचायत पाएगा, और उसके बाद विकास कार्य शुरू कर देते हैं वो। यदि कोई क्षेत्र मान लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कोई क्षेत्र ग्राम का है, ठीक है, तो कोई क्षेत्र आएगा पंचायत समिति वाले में, तो पंचायत समिति वाले में काम कौन कराएगा, वो पंचायती समिति की जिम्मेवारी है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो पहला है ये इनकम का स्रोत आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा है वो है जनपद और जिला पंचायत से आने वाली राशि। जैसे कि मान लीजिए जो जनपद है यानी विकास खंड है और जिला परिषद है, इन्होंने कोई योजना बनाई और वो योजना धीरे धीरे लागू होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जो उस योजना से जो इनकम आई, उस योजना को डिवाइडेड कर देते हैं ये किस में, ठीक है, एक दूसरे में डिवाइडेड कर देते हैं, और वो डिवाइडेड होकर वो पैसा कहाँ पे आता है, ग्राम पंचायत के पास आता है, और उसी पैसे से गांव के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। भाई वो पैसा जा कहां से रहा, वो हम ही से तो जा रहा है, करों के रूप में, जो घरों पर हम करों के रूप में भर रहे हैं, ठीक है, वो जो बाजारों में जो हम वस्तु खरीद रहे हैं वहां से जो कर जा रहा है वो पैसा किसका है, हमारा ही है, और हम ही उसको क्या कर रहे हैं, अपने गांव के विकास के लिए लगा रहे हैं। अब जो तीसरा है वो है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। मान लीजिए क्या है कि बहुत सारे जो समुदाय के विकास के लिए दान देते हैं, और जो इस तरह का जो दान मिलता है उस दान के पैसे को भी यूज कर सकते हैं गांव के विकास के लिए, ठीक है। तो अब आशा करता हूं कि जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, इसमें 2 पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।